नमस्कार दोस्तों, मैं अलंकार स्तोगी व्यंगकार। और जैसे आप सब जानते हैं कि मैं विसंगतियों की खोज में रहता हूं और जिस विसंगति पर मुझे लगता है कि वार करना चाहिए, मैं उसको अपनी लेखनी से परास्त करने की कोशिश करता हूं। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है ना कि समाज में ऐसे लोग हैं जो अपने कार्यों से उन विसंगतियों से लड़ा करते हैं और कोशिश किया करते हैं कि उस समाज को एक अच्छी दिशा दे सकें। वो बहुत से काम हो सकते हैं और आज मैं ऐसे ही एक व्यक्तित्व से आपसे मिलवाना चाहता हूं, आपसे भेंट करवाना चाहता हूं। और सबसे पहले मैं 4 लाइनें कहना चाहता हूं कि जीवन जीना आसान नहीं होता, जीवन जीना आसान नहीं होता और यूं ही कोई महान नहीं होता। और जब तक न पड़े हथौड़े की चोट तब तक तो पत्थर भी भगवान नहीं होता। तो हमारे साथ में आज ऐसे व्यक्तित्व हैं जिन्होंने अपनी चोटों को अपने व्यक्तित्व को संवारने में इस्तेमाल किया है। आइए मुलाकात करते हैं श्री संतोष प्रकाश साहू यथार्थ जी से। संतोष जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है आज इस मेरे YouTube चैनल में। और सबसे पहले तो ये बताइए कि ये जो आपकी नौकरी है, ये आप सरकारी विभाग में हैं और एडिशनल कमिश्नर के पीए हैं। और ऐसा कहते हैं कि जो पीए की नौकरी होती है वो बड़ी ख़तरनाक किस्म की नौकरी होती है, बड़ी व्यस्ततम नौकरियों में से है। अगर इसको बहुत ही लेमेंस भाषा में कहा जाए कि ये कुछ गुलाम वंश की प्रतीक टाइप की भी होती है। तो उसके बावजूद भी आप इतने एनर्जेटिक, इतने हंसमुख रहते हैं, तो क्या बात है? ये रिवाइटल लेते हैं कि इसके पीछे कुछ और कारण? देखिए, ऐसा है, गुलामी जो एक शब्द होता है, एक भावना होती है। लेकिन कोई भी चीज़ आपके ऊपर तब तक नहीं हावी होती है जब तक आप हावी ना होने दें। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। हर चीज़ सीखने को मिलती है। तो यद्यपि आपने गुलामी कहा, लेकिन मैं इसे पॉजिटिव रूप में सीखने को मिलता है कि जो कि अधिकारियों के साथ नौकरी मिल रहती है, तो अगर उसको सीखने के रूप में लिया जाए तो हर अधिकारी से काफ़ी कुछ सीखने को मिलता है। मतलब आप अपनी नौकरी को सकारात्मक रूप में लेते हैं। हाँ, और उससे अपने व्यक्तित्व का विकास करते हैं। हाँ, कि आपने जो भी सीखा है वो उन्हीं अधिकारियों के सानिध्य में रह के सीखा जिनके साथ आपने नौकरी करी। और कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि जो आज आपका व्यक्तित्व है उसमें उन अधिकारियों का भी बहुत बड़ा योगदान है। ये बड़ा अच्छी बात आपने कही है। हमें लगता है उन लोगों के लिए भी एक प्रेरक तत्व हो सकता है जो लोग अपनी नौकरी में तनाव में रहते हैं कि यार मेरी नौकरी में तो बड़ा व्यस्तता है। तो अच्छा, एक बात और बताइए कि जैसे कुछ लोग जब तनाव में होते हैं तो वो दूसरी चीज़ों का प्रयोग करते हैं। वो तनाव कहते नहीं कि हम गम गलत कर रहे हैं, दारू के ठेके पे चले गम गलत करने के लिए। लेकिन आप जब तनाव में होते हैं तो ऐसा अधिकतर देखा गया है कि आप अपने दोस्तों के साथ समाज सेवा के कामों में लिप्त हो जाते हैं। आप ब्लाइंड स्कूल चले जाते हैं, आप डेफ एंड डम स्कूल चले जाते हैं, उन बच्चों के साथ समय बिताते हैं, उनको जलेबी दही खिलाते हैं, उनके साथ अपना बर्थडे मनाते हैं। क्या सोच है इस सब करने की? देखिए, आप एक समझिए, अगर इंसान सुसाइड भी करता है तो उसका होता है एक्सट्रीम लेवल। कल्पना कीजिए, एक व्यक्ति जो है बहुत तनाव में है, उसको जीवन का कोई विकल्प नहीं दिखाई पड़ रहा। एक बार वो दारू पीने जाएगा और ऐसे लोगों के पास जाएगा जो निगेटिव हो जाएगा। लेकिन दूसरी तरफ अगर वो, मान लीजिए, मैं आपको उदाहरण देता हूँ, आप चले जाएं दारू पीने में, जैसा कि मेरा मानना है कि 500-1000 रुपया लग जाता होगा, ठीक है। 500-1000 रुपया लग जाता है एक पैग में। हमें चूंकि रेट नहीं मालूम है, मैंने आज तक ली नहीं है। अगर वही 1000 रुपये ले लें आप, ठीक है, आप किसी ब्लाइंड स्कूल चले जाएं, कुछ ना करें आप जितनी बच्चियां हैं या लड़के हैं, लड़कियां हैं, तो उनको खिला दें। अच्छा, और उनसे बात कर रहे हैं। तो ये अभी आपने एक दारू पी, ठीक है, दारू के पीने के बाद आपके मन में क्या भाव आए हैं? और वहीं पर अगर ब्लाइंड स्कूल या डेफ एंड डम बच्चों के साथ गए हैं और क्या कहते हैं कि उनके चेहरे पर खुशी है, उनसे बात करेंगे। या मान लीजिए किसी स्कूल में चले गए, ठीक है, अपने बच्चों से कह दिया, किसी ब्लाइंड लड़की से कह दिया चलो गाना सुनो, तो उस जो गाना सुनाने पर उसके चेहरे पर जो खुशी आएगी वो इधर दारू पीने में
उसमें कंपेटिव क्या क्या मतलब वजह- आपका कहना ये है कि अगर व्यक्ति कभी भी नकारात्मक परिस्थिति में घिरे तो वो नकारात्मकता का तोड़ नकारात्मक चीज़ों से ना निकाले, बल्कि ऐसे चीज़ों से भी निकाला जा सकता है जो हमें समाज में जी, जी। एक अच्छी दिशा दे सके और समाज में पॉजिटिविटी जी, जी। फैला सके। जी, जी। तो यही कुछ बातें हैं जो हमें लगता है कि संतोष जी को कुछ अलग बनाती है। अच्छा, एक चीज़ और सबसे जो बहुत हम लोगों के ये लगती है कि लोग आज के युग में अपना जैसे बर्थडे होता है, बच्चों का बर्थडे होता है, एनिवर्सरीज होती है, तो ये एक बड़ी खुशी की बात होती है, पूरा परिवार हर्षोल्लासित होता है और नए नए प्रोग्राम बनाए जाते हैं कि आज हम इस क्लब में जाएंगे, आज वहाँ पर वाटर पार्क में जाएंगे, डिस्को में जाएंगे और बड़े बड़े रेस्टोरेंट में जाएंगे और एंजॉय करेंगे। मतलब उसके पीछे कहीं ना कहीं से पूरी तरीके से मौज मस्ती करने का मूड रहता है। लेकिन आप बिल्कुल आपका सूरज पता नहीं किस दिशा से निकलता है और आप अपने बर्थडे में, बच्चों के बर्थडे में और मैरिज एनिवर्सरी में ब्लाइंड स्कूल में पाए जाते हैं। पता चला कि आप डेफ एंड डम्ब बच्चों के साथ आप केक काट रहे हैं, ब्लाइंड स्कूलों के साथ आप अपनी एनिवर्सरी मना रहे हैं। तो ये क्या दिखाना क्या चाहते हैं आप ये सब करके? ये सब बताइए। क्या मैं किसी को कुछ दिखाना नहीं चाहता हूँ। आपके शरीर में एक आत्मा होती है, ठीक है। जीवन देखिए, महात्मा गांधी ने भी जो इतने बड़े माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रुथ, ठीक है, किताब लिखी है। माई एक्सपेरिमेंट शब्द कहाँ से आया? उन्होंने कर के सीखा है। तो मैंने कोई डिप्लोमा डिग्री नहीं की है और मैं भी कर ही रहा हूँ पिछले 20 साल से। शायद आपके साथ भी मैं एक आध बार गया हूँ, फुटपाथों पर चाय और कपड़े बांटे हैं। तो कुल मिला के वो क्या कहते हैं, जो आपने मनुष्य के रूप में जन्म लिया, आपकी आत्मा सब बताती है क्या अच्छा है क्या बुरा है। अब आत्मा की बात मानो या ना मानो, मान लीजिए बर्थडे है, आपने 5-7 बर्थडे मनाई होंगी, ठीक है, अपने बच्चों के साथ बनाई होगी और 10,000 रुपये जिसने भी इकट्ठा खर्चा किया होगा बड़ी होटल में। अब उसमें उस बर्थडे की कितनी यादें हैं आपकी, और आप जाइए निकल जाइए। कुल मिला के हर चीज़ जुड़ी है संवेदनाओं से, मन के एहसास से। हर आदमी के मन में एहसास कहाँ से आता है, कितनी संवेदना है। अब महात्मा हमारी जानती है, लेकिन हम उस संवेदना को। आपने बात संवेदना की करी है, हाँ। तो भाई देखिए कि संवेदना सबके मन में होती है, लेकिन ऐसी क्या बात है कि वो आगे आके नहीं आ पाते हैं? आप क्या करते हैं कि आप लोगों से पुराने कपड़े इकट्ठा कर लेते हैं। ठंड में जब 3-4-5 डिग्री टेम्परेचर होता है, लोग अपने घरों में दुबके रहते हैं और ओस पड़ रही होती है, तो आप 10 बजे 11 बजे अपने कुछ दोस्तों साथियों के साथ, परिवार के सदस्यों के साथ में केतली में चाय बनाते हैं और फुटपाथ पर जो खुले में सो रहे लोग होते हैं उनको आप रस बांटते हैं, चाय पिलाते हैं। ये क्या, इसके पीछे क्या आपको ऐसे मोटिवेशन मिलता है जिससे आपको ये सब करने की प्रेरणा मिलती है? ये सोचिए, सियाचिन में जो टेम्परेचर जो होता है 0 से 50-60 डिग्री टेम्परेचर होता है, ठीक है, एक ठंड की बात कही। वो सैनिक जो है उसको सोचिए, देश के लिए कर रहा है, हमारी आपकी रक्षा के लिए हम लोग। अच्छा, तो वो हम अगर हर चीज़ होती है एहसास, संवेदना। देखिए, करना हर आदमी चाहता है। और एक चीज़ और होती है, वो सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग हैं। आदमी अब किसी को दारू पीना है तो ये नहीं कहेगा कि लोग क्या कहेंगे, लेकिन अच्छा काम करने में हर आदमी को समझ में आती है कि बदनामी ना हो। अच्छा, अच्छा काम करने से बदनामी की संभावना होती है क्या? नहीं, लोगों की लोगों की सोच है ये लोगों की ये सोच है कि अरे छोड़ो यार, ये क्या बेवकूफ़ी वाला काम, मुद्दा वाला काम। हुए लोग हैं, और क्या तो और हो सकता है आपकी शादी हुई, आपकी पत्नी आपके साथ ना हो, ये भी सबसे बड़ी चीज़। मतलब ये भी होता पत्नी का बहुत बड़ा योगदान होता है आपके सामाजिक कार्यों में। और सुनने में ये भी आया है कि जब आप केतली भर के, केतली बहुत बड़ी केतली आपने बनाई हुई है, 200 कप चाय आती है। और ये भी आया, सुनने में आया कि वो चाय आपकी श्रीमती जी बनाती हैं और 2-3 घंटे लगते हैं। तो ये बहुत बड़ी बात है और इसके लिए आपकी भाई श्रीमती जी बहुत बधाई के पात्र है। और आपका बेटा भी उसमें लेकर के चलता है। आपके कुछ संगी साथी हैं जो भी साथ में, लेकिन मुझे भी एक दो बार अवसर मिला है कि मैं भी आपके
पुनीत कार्य में सहयोग नहीं, कर आप पाऊँ, भी मेरे तो साथ बहुत निरंतर अच्छा रहे, अगर लगता है। आपने बात किया अच्छा, है। एक चीज़ और बताइए कि ये तो सब चलिए ठीक है कि आपका एक पहलू ये हो गया और एक पहलू नौकरी वाला हो गया है, और इसके अलावा सुनने में आता है कि आप कुछ लेखन वगैरह भी कर लेते हैं, कभी कभी कुछ लेखन- कविताएं भी करते हैं। तो ये इतने व्यस्तम शेड्यूल में कविता वाला फितूर कहाँ से आपके नहीं, दिमाग में? कविता भी देखिए, हर चीज़ जो भी मेरा उपजा है, दो चीज़ों से उपजा है। एक तो संवेदना से और दूसरी विपरीत परिस्थितियों की। जैसे कि शुरू में ने कहा कि कविताएं थी, कि आपने कहा था बिना संघर्ष के कोई महान नहीं होता, जब तक ना पड़े हथौड़े की चोट तो पत्थर भी भगवान नहीं होता है ना। तो वही एक दो लाइनें, वो पथ क्या पथिक कुशलता क्या, जिस पथ पर बिखरे शूल ना हो, नाविक की धैर्य परीक्षा क्या, धाराएं प्रतिकूल ना हो। तो कुल मिला के हमें जीवन में, जैसे बचपन में 2 ही 3 साल का था, मदर नहीं रही, और तो मदर का ना होना भी, और जीवन में प्रेम ना मिलना, ये भी जो कि मेरे जीवन में निरंतर मैं महसूस करता हूँ कि प्रेम की शून्यता रही है। इसमें कोई दो राय नहीं, क्योंकि मैं मानता हूँ कि माँ जो है भगवान का प्रतिनिधि होती है इस धरती पर, तो मुझे लग रहा है कि वो प्यार जरूरी तो नहीं। मुझे लगता है कि जो आपके अंदर देखिए, चाहे वो समाज कार्य हो, चाहे वो लेखन कार्य हो, तो उसमें तभी आदमी जब आ पाता है जब उसके अंदर संवेदना होती है। संवेदना का लेवल छोटा मोटा नहीं, बहुत हाई लेवल की संवेदना होनी चाहिए। तो आपने जिस तरीके से अपनी कविताएं लिखी हैं और अपने लेख लिखे हैं और समाज कार्य किया, वो बताता है कि आप जो है वास्तव में बहुत संवेदनशील व्यक्ति हैं। चलिए, ये तो ठीक है, लेकिन जब आप एक सुनने में अपने व्हाट्सएप ग्रुप बनाया हुआ है, आपने 2 व्हाट्सएप ग्रुप बनाया हुआ है, और ज़्यादातर ऐसा कहा जाता है कि व्हाट्सएप ग्रुप जब बनते हैं तो उसमें फूल पत्ती, गुड मॉर्निंग या किसी विशेष उद्देश्य से, चाहे वो कमर्शियल पर्पज़ हो या व्यावसायिक उद्देश्य से है, वो व्हाट्सएप ग्रुप का निर्माण किया जाता है। फिर उसमें एक ऐसी भसड़ मचती है कि उसमें कोई हिंदू मुस्लिम होने लगता है, कोई जातिवादी बातें होने लगती है, कोई एंटी नेशनल बातें होने, कहीं कुछ भी, मतलब कोई निरंकुशता उसमें आ जाती है। लेकिन आपके जो ग्रुप हैं उसमें ऐसा सुनने में आता है कि वो आपने उसमें सिर्फ सकारात्मक बातें, सामाजिक हित की बातें और लोगों को आगे बढ़ाने की बातें होती है। कैसे इस ग्रुप के पीछे क्या उद्देश्य था उसको लाने का, और कैसे आप उस ग्रुप को ऐसे मेंटेन कर पाते? बात है कि मतलब दुनिया में जैसे तैराकी की आपने किताब पढ़ ली और तैरना है, तो अब जनरली ये होता है कि देखता मार्केट में एक केला पकड़ के 7 लोग फोटो खिंचा लेते हैं, ये आए, और उसके बाद व्हाट्सएप के मैसेज धड़ाधड़ भेजा करते हैं। तो एक चीज़ होता है ढोंग और पाखंड, लेकिन कोई भी चीज़ है दुनिया में, अगर आप सकारात्मक रूप में लेना चाहें तो आप ले सकते हैं, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है कि सकारात्मक रूप में आप नहीं ले सकते हैं। तो व्हाट्सएप ग्रुप का जो किसी का जो उद्देश्य होता है, तो जो मेरा उद्देश्य यही रहा है कि मैं समाज में कहीं देखूं किसी को और मदद की ज़रूरत हो, तो व्हाट्सएप ग्रुप में 2 चीज़ों को मैंने अलग कर दिया है। व्हाट्सएप ग्रुप में 2 तरीके से गंदगी मचती जो मैंने माना है कि एक तो वो धर्म और राजनीति पर कुतर्कों में, तो हमने व्हाट्सएप ग्रुप का एक नियम बनाया है कि धर्म, राजनीति और कुतर्क मतलब जो हो जाए तो बाहर कर दो। है इनका कहीं उद्देश्य कोई अपना व्यक्तिगत लाभ नहीं कि आप समाज, ये सब आप काम करें और आगे दिन जाके पता चला कि संतोष जी सभासद का चुनाव लड़ने जा रहे हैं क्योंकि इनके इतने फॉलोअर्स हो चुके हैं, समाज कार्य करते हैं। तो ये कहीं हिडन एजेंडा तो नहीं आपका है कि पता चले कि उसके बाद हम लोग युवा कर्मठ जुझारू के रूप में संतोष जी को देख रहे हैं और ये हाथ जोड़े खड़े हुए कि आप मुझे अपना बहुमूल्य वोट दीजिए? क्या कहना है आपका? ऐसा कुछ मेरा एजेंडा जीवन के अंतिम सांस तक, देखिए लगभग 50 की मेरी उम्र है, तो एक इंसान जो जीता है आज की डेट में मुश्किल से जो है 70-75 मान लेते हैं, बहुत ज़्यादा अगर कहा जाए, क्योंकि इतना अच्छा घी नहीं खाए और ढेरों बीमारियाँ तो हमारा वो मैथिली शरण ग्रुप की एक कविता है, नर हो ना निराश करो मन को, कुछ काम करो जग में रहकर कुछ नाम करो, ये जन्म हुआ कुछ अर्थ हो समझो जिसमें यह व्यर्थ ना हो। आप शमशान घाट पे जाते हैं, मान लीजिए हम आप शमशान घाट पे गए हैं, 100 लोगों के पीछे गए और 100 लोगों में आप कितने लोगों को याद करते हैं, और जिनको याद करते हैं वो क्यों?
और ये सच बात है कि अगर याद किया होगा अच्छा, तो या बहुत अच्छे कामों से बहुत बुरे कामों से। एक चीज़ आपने अभी शमशान घाट का नाम लिया, इससे याद आ गया हाँ। कि आपने ये तो सारे आप हरकतें करते ही हैं। हाँ। अब मैं व्यंग्यार हूँ तो कभी कभी कुछ व्यंग्यात्मक शब्दों का प्रयोग कर लेता हूँ, उसको अन्यथा ना लें। तो हमारे दर्शक और हमारे संतोष जी भी जानते हैं कि इसके पीछे सकारात्मक ही मंतव्य होता है। आपने कहा कि आप जो है चाहे शमशान घाट जाते हो तो आपने एक यूट्यूब चैनल भी आपका है और वो बताते हैं कि वो लोकप्रियता की सारी सीमाएं पार कर चुका है। 90,000 से ज़्यादा उसके व्यूज़ हो चुके हैं, कई देशों में वो देखा जा रहा है, कई सब्सक्राइबर्स के हज़ारों में हो चुके हैं। तो और जो आप कंटेंट बनाते हैं ये आपके कंटेंट बिल्कुल अनोखे होते हैं। जहाँ तक मैंने ऑब्ज़र्व किया है कि आप कहीं सड़क पर फेरी वाले का बना लेते हैं, बतासे वाले का बना लेते हैं, किसी बहुत गरीब लोग बना लेते हैं। क्या इसके पीछे क्या मंतव्य है आपका, क्या आशा है, घूम फिर क्या आप के दिखाना बात किया चाहते जाए हैं? तो कुल मिला के समाज अंधी चाल में दौड़ रहा है। उगते सूरज को सभी सलाम करते ठीक है, हैं, ठीक लेकिन हमने ठीक उल्टा किया है। उस आदमी को मैं सेलिब्रिटी के रूप में देखता हूँ जो समाज का सबसे कमजोर वर्ग है। अच्छा। मानव जीवन का एक उद्देश्य है, सबसे बड़ा उद्देश्य है कि धर्म जाति से ऊपर उठना और लोगों को खुशी देखना। खुशी देने के लिए आप सेल्फी लेते हैं, लेकिन रोड पे छोटा सा बच्चा अगर वो गुलाबी जो बच्चों को सामान बेच रहा है, गरीब आदमी है, उसके पास रुको, उसके साथ एक सेल्फी ले लो। तो कुल मिला के लोग एक उद्देश्य संवेदना, लोगों को खुशी देना। मतलब लोगों को अभी भी खुश रहने का सही तरीका नहीं मालूम है और आप YouTube चैनल के माध्यम से बताना चाहते हैं कि अगर हम किन लोगों के संपर्क में रहें जिससे कि आपको सकारात्मक ऊर्जा मिले, आप खुश रहें। आप खुशी अगर ढूंढेंगे, हम 5 स्टार होटल्स में जा कर के खुशी ढूंढ लें या बड़े अमीर लोगों के साथ मिले, तो ऐसा खुशी स्थायी नहीं है। इसका एक सबसे बड़ा लाभ है। मैं अब सबसे बड़ी कहानी बताऊं, आज की डेट में इंडिया में सबसे ज्यादा साइकेट्रिस्ट की संख्या है, मतलब साइकेट्रिस्ट जो है साइकेट्री पर जाने वालों की। अच्छा। और मेरा ये दावा है, मतलब आप कहना है कि अगर सब लोग मानसिक रूप से आदमी बहुत ज्यादा बीमार हो अगर मानसिक जितने भी लोग और जितना पैसा दवाओं में खर्चा होता है, उसका चौथाई पैसा लोगों की सेवा में खर्चा कर दें, तो उनकी बीमारी का मानसिक औषधि भी है कि आप अगर सामाजिक कार्य करें और अच्छे लोग साथ में मिलजुल के रहें, तो आप अपने इससे मानसिक विकारों से दूर रह सकते हैं। और आप जल्दी ताला लगवा देंगे नूर मंजिल जैसे अस्पतालों में। तो बड़ी अच्छी बात कही आपने। अच्छा, सुनने में आया कि बहुत सारे आपको सम्मान और इस वैसे तो आप अपने कामों को कभी समाज सेवा का नाम नहीं दिया है और ना ही आज आपने अपनी फ़ोटो अपलोड करी सोशल मीडिया में, और आप हज़ारों रुपए अपने खुद से और मैनेज करके, चाहे वो आपने एक बहुत बड़ा कार्य करते कि आप ब्लाइंड स्कूल में लुई ब्रेल के जन्मदिन पर बहुत बड़ा आयोजन करवाते हैं ब्लाइंड स्कूल में जो यहाँ पर है लड़कियों का। तो ये इसके पीछे कहाँ से प्रेरणा आती है? और उसके बावजूद भी आप जो है उसको बहुत ज़्यादा अपने आप को समाज सेवी का ठप्पा नहीं लगवाते और आपको बहुत से सम्मान भी इसी वजह से प्राप्त हो चुके हैं। तो ये कहाँ से प्रेरणा है कि हम ब्लाइंड स्कूल में जाकर किस तरह? मैंने अभी तक ये देखा था, जो ब्लाइंड बच्चे, हैंडीकैप्ड बच्चे, जो मेरा विशेष है, समाज इसको अपशकुन मानता है। अच्छा, अपशकुन मानता है। तो मुझे ये नहीं, मतलब एक बात बताइए, वही समाज में वही निर्बल, अगर आपने मजबूत आदमी की मदद की तो क्या की है आप? तो ये आशा की कि अभी मेरी मदद करेगा? नहीं, अगर आप ब्लाइंड बच्चों के पास जाओगे, उसके आप कल्पना कीजिए कितने लोग जो है समाज में, इस देश में 1 अरब से ज़्यादा की आबादी है कि लोगों से पूछिए कौन लोग हैंडीकैप के लोगों के पास स्वेच्छा से जाना पसंद करते हैं। ऐसे में अगर आप जाते हैं तो आपके लिए उसको लगेगा कि ये तो बहुत हमारे लिए बड़ा सेलिब्रिटी है, ब्लाइंड आदमी, उससे क्या मतलब है। तो कहीं ना कहीं आपको खुशी होगा। न्यूटन का तीसरा नियम है कि क्रिया की प्रतिक्रिया, क्रिया की प्रतिक्रिया, एक्शन और रिएक्शन। हाँ, तो ये आदमी महसूस नहीं करता है, तो मैं ये महसूस करता हूँ, इससे उनको लाभ नहीं देता हूँ, उससे कई गुना लाभ मुझे मिल जाता है। क्रिया ये जो कुल मिला के आपकी सारी बातों से निकल के आता है कि जहाँ जब भी आप सामाजिक कार्य करते हैं तो एक तरीके से क्रिया प्रतिक्रिया का न्यूटन का 3rd लॉ लागू हो जाता है और आपके लिए अच्छाइयाँ आनी शुरू हो सकती। वो कहते हैं ना, जीवन जस्ट लाइक लाइफ इज जस्ट लाइक ए बूमरैंग, कि आपने जैसा फेंका वैसे ही आपके पास
उल्टा वापस आता है। तो ये आप व्यक्ति दुखी है, संसार में लाखों करोड़ों रुपए कमा रहा है, बड़ी बड़ी गाड़ियों से चल रहा है, बड़ी बड़ी पार्टियां कर रहा है, लेकिन फिर बीपी और सबकी दवाइयाँ खा रहा है, नींद की दवाइयाँ खा रहा है, क्योंकि वो असली खुशी के मायने नहीं समझ पाया। और मुझे लगता है कि संतोष जी जैसे व्यक्तित्व जहाँ पर हों, ऐसे व्यक्तित्व को अगर आप फॉलो ना भी करिए, लेकिन आप ऐसे व्यक्ति को इनकरेज करिए, और तभी मुझे लग रहा है कि समाज की कई संगठन संस्थाएं इनको लगातार पुरस्कृत कर रही हैं। और बहुत अच्छा लगता है कि ऐसे व्यक्ति हमारे समाज में हैं। तो मैं कुछ कहना चाहता हूँ कि आप इस समाज को क्या संदेश देना चाहेंगे, चाहे वो युवा पीढ़ी हो, चाहे आज का जो वर्ग, किसी भी वर्ग के लिए आप कोई अपना संदेश देना चाहें? संदेश मैं यही देना चाहता हूँ, देखिए हर आदमी जो है अपना जिस रूप में योगदान दे पाए। देखिए कुछ नहीं है, जाड़े में काफ़ी ठंड से मौतें हो जाती होंगी, और गर्मी में भी कभी ऐसे लोग होते होंगे जिनके पास कपड़े नहीं होते होंगे, आपके कपड़े बेकार हो जाते हैं। ऐसी बहुत सी चीज़ें हैं जो आप अपने आप दे सकते हैं। और फ्री ऑफ कास्ट, भाई आप मार्केट में जाते हो, आपके लड़के ने कहा भैया ये जीन्स मुझे 3,000 रुपये की चाहिए, आपने तुरंत अपना क्रेडिट कार्ड वार्ड जो भी हुआ कैसे निकाला दे दिया। लेकिन यहाँ तो हम फ्री ऑफ कास्ट, तो जिस रूप में मदद कर सकते हैं, लेकिन मदद जरूर के पर डे ये समझिए, जो जैसे हम मंदिर मस्जिद में जाते हैं पूजा करते हैं, तो इसको अपनी पूजा से जोड़ दें आप। मुझे तो ये लगता है कि ये करते रहेंगे तो शायद आपको एक दिन ऐसा लगे कि पूजा की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। ये बिल्कुल अच्छी बात है। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो पूजा पाठ में विश्वास नहीं करते हैं, लेकिन जब बात आती है कि अगर आप नहीं करते तो आप करते क्या है, तब उनके पास कोई उत्तर नहीं रहता। तो उसका उत्तर संतोष जी के पास है कि उन्होंने ये करके दिखाया है कि पूजा तो आप करिए, लेकिन असली जिस पूजा से आपको तुरंत प्रत्यक्ष लाभ मिलता है, दूसरे को दिखाई पड़ता है। हालांकि कहीं ना कहीं जब आप ऐसे काम करते हैं तो आपको खुद को भी जो शक्ति मिलती, संबल मिलता है, वो भी आपके खुद के लिए ही अच्छा होता है। और मुझे लगता है कि हमारे आज जो दर्शकों ने आज इस महान व्यक्तित्व का इंटरव्यू देखा, उससे ज़रूर कुछ ना कुछ इससे लाभ लेंगे। और मैं बस 2 पंक्तियों के साथ अपनी बातें अब विश्राम करना चाहता हूँ कि शोहरतों का पैमाना सिर्फ पैसा ही नहीं होता, शोहरतों का पैमाना सिर्फ पैसा ही नहीं होता है, मशहूर वो भी होता है जो दिलों पर राज करता है। तो आज दिलों पर राज करने वाले ऐसे व्यक्तित्व के साथ ही मैं आज इस कार्यक्रम को यहीं समाप्त करता हूँ। फिर मिलते हैं आपसे। धन्यवाद। धन्यवाद।